प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम वार्षिक परीक्षा हेतु एक मॉडल प्रश्न पत्र और उसके हल की चर्चा करेंगे। आपका प्रश्न पत्र 2.5 घंटे का होगा और पूर्णांक 100 अंक होगा। पूरा प्रश्न पत्र 2 खंडों क और ख में बटा होगा और दोनों खंड अनिवार्य होंगे। सभी के अंक उनके सामने अंकित हैं। खंड क में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से हैं। सही विकल्प चुनकर उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे सरयू पार की यात्रा कृति की विधा है या किस विधा की रचना है, तो इसका सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत और इसे लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, मैंने घुमक्कड़ शास्त्र नामक कृति किसने लिखा, तो सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, इसका सही उत्तर है नहुस और इसके लेखक हैं भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं, यानी किसने इस पत्रिका का संपादन किया, सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। प्रेम सागर कृति के लेखक हैं, सही उत्तर है लल्लू लाल। उत्तर लिखने का तरीका है कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सीधे डालें प्रश्नोत्तर संख्या 1, इसके बाद क ख ग घ अंग या जो भी सामने दिया है इसे लिखें, फिर थोड़ा स्थान छोड़ दें और जो विकल्प सही है उसे लिखकर सही विकल्प लिख दें। जैसे आप सामने देख रहे हैं यात्रा वृत्तांत, राहुल सांकृत्यायन, नहुस, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल। यहाँ आपको प्रश्न उतारने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलें। प्रश्न संख्या 1 भी प्रत्येक प्रश्न जो खंड हैं 5 खंड, प्रत्येक 1 अंक के थे, 5 अंक के हैं। और दूसरा जो प्रश्न है इसमें हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, प्रत्येक 1 अंक के हैं, तो यह भी 5 अंक का है। जैसे रीतिकाल की काव्य धारा है, तो रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध तीनों हैं, तो सही होगा ये सभी। यहां आप चुनेंगे द ए सभी। पद्मावत के रचयिता हैं खंड ख, तो इसका सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। रीतकाल के वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, इनमें सही उत्तर है भूषण। भूषण रीतकाल के वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। लोक मंगल की भावना विशेषता है, यानी किस काल की प्रमुख विशेषता एक है, तो यहाँ आपको सही उत्तर चुनना है भक्ति काल की। भक्ति काल में लोक मंगल की भावना ये विशेषता है। संत कबीरदास की साखी में प्रयुक्त छंद है, मैंने किस छंद में लिखा गया है, तो सही उत्तर है दोहा छंद। साखी दोहा छंद में शबद पद के रूप में और रमैनी चौपाई के रूप में रचित है। ये कबीर की रचनाएं हैं। उत्तर लिखने का वही तरीका रहेगा प्रश्न संख्या 1 की तरह, प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालिए, फिर इन विकल्पों का प्रयोग करते हुए जो सही है उनको सामने लिख दीजिए। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 हुआ। अब आइए प्रश्न संख्या 3 पे चलें। प्रश्न संख्या 3 में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक को आपको चुनना होगा और उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। जैसे सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है, इसका मतलब है कि महाकवि माँ का प्रभात वर्णन है। इसके नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं और इन 5 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। प्रत्येक 2 अंक के हैं, 10 अंक होगा। और अगर आप अथवा करना चाहते हैं तो आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षा का उद्देश्य लिया गया है। यहाँ भी 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है अगर आप इसे चुनते हैं। हम अथवा के पहले ले रहे हैं, तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। यहाँ अथवा वगैरह नहीं डालना है, संकेत डाल देना है। सूर्यदेव को उदारता से लेकर डॉट डॉट करते हैं। फिर उत्तर में हर खंड के लिए अलग से प्रश्नोत्तर संख्या 3 क 3 ख ऐसा नहीं डालना है। आपको सीधे सीधे एक बार प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल दिए, संकेत डाल दिए, इसके बाद क ख ग घ करते हुए लिखते चले जाएं। जैसे क में पहला प्रश्न था कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए।
ये पहला प्रश्न था। तो इसका उत्तर इसी तरह से आपको लिखना है। उपरित गद्यांश के पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन एवं लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ रेखांकित अंश था कि सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं, देखे न उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप से उसी पर्वत के शिखर पर नहीं अपितु सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर वो सबकी शोभा बढ़ा दी है। ये है आपके सामने, हमने इसको दिखाने के लिए ऊपर लिया है। ये रेखांकित अंश यहाँ से लेकर बढ़ा दी है यहाँ तक। अब इसका उत्तर आपको लिखना है। उत्तर लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितना रेखांकित अंश है लगभग उसका 2.5 गुना आप लिखिए। एक पंक्ति रेखांकित है तो 2.5 पंक्ति, इसी के समतुल्य आपको लिखना है। तो उत्तर में आप ख डालें, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालें, फिर लिखें लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सूर्यदेव उदार स्वभाव वाले और न्यायप्रिय हैं। वे सभी के लिए समान रूप से हितकारी हैं। किसी के साथ पक्षपात करने अथवा अपने पराये की भावना उनमें नहीं है। यही कारण है कि वे अपने स्वर्णिम किरणों से केवल अपने उदय स्थान वाले पर्वत शिखर को ही नहीं अपितु सभी पर्वतों के शिखरों को आलोकित कर उनकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। तात्पर्य यह कि उदार स्वभाव वाले सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। अब आइए प्रश्न संख्या 3 पर। तो 3 में पूछा गया है कि सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक के क्या विचार हैं। उत्तर सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक का विचार है कि वे उदार, न्यायप्रिय एवं पक्षपात से रहित हैं। चौथा प्रश्न, पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में क्या कहा गया है। उत्तर पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में कहा गया है कि जब किरणें समस्त पर्वतों के शिखरों पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वतों ने गुल दोपहरिया के पुष्पों के समान लाल रंग के मुकुट अपने शीश पर धारण कर लिए हों। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है। उत्तर प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर सज्जन एवं उदार हृदय वाले व्यक्तियों की वसुधैव कुटुंबकम की भावना अर्थात स्वभाव के विषय में कहा गया है। प्रश्न संख्या 4 में 2 काव्यांश होंगे, पद्यांश होंगे। इनमें से किसी एक को आपको चुनना होगा और उनके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। प्रत्येक के लिए 2 अंक, इसलिए यह भी 10 अंक का प्रश्न है। अखिया हर दर्शन की भूखी, और अगर इसको नीचे देखें तो यहाँ सूर सुकत हठ नाव चलाओ, इससे आप जान गए हैं कि सूरदास के पाठ से है। यहाँ 5 प्रश्न हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। और अगर अथवा में जाएंगे तो अजय तरवना ही रहो श्रुत सेवक इक रंग, नाक बास बेसर लहो बस मुक्तन के संग। तो इससे आप क्लियर हो गए होंगे कि बिहारी के पाठ से लिया गया है। यहाँ भी 5 प्रश्न हैं और इनका आपको उत्तर देना है जिसे आप चुनेंगे। तो हम पहला वाला ले रहे हैं अथवा से पहले, तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालेंगे, संकेत कर देंगे आँखियाँ डाट डाट हैं सूखी, यानी अपने पद के पहले शब्द को और आखिरी शब्द को लेकर बीच में डाट डाट कर दीजिए 1-2 शब्द। फिर प्रश्न पर आइए। तो खंड क यानी पहला प्रश्न जो 5 हैं, पद्यांश के कवि और पाठ का नाम लिखिए। तो उत्तर है उपरित पद्यांश का शीर्षक भ्रमर गीत एवं कवि का नाम सूरदास है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ रेखांकित अंश 2 पंक्तियां हैं, आप ये देख लीजिए। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस राची ए बतिया सुन रूखी। इतने की आपको व्याख्या दिखानी है। तो इसका तरीका इस तरह से है, आप यहाँ लिखें ख रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर आगे लिखते जाएं। गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे ये नेत्र श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित हैं। आपके आगमन से पूर्व हमारे ये नेत्र श्री कृष्ण के रूप और बातों के आनंद में लीन रहते थे, किंतु आपकी निर्गुण ब्रह्म की नीरस बातें सुनकर ये अत्यंत दुखी हो गए हैं।
तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों का हृदय कैसा हो गया है? उत्तर तो यहां सही उत्तर होगा, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों का हृदय सूखी नदी के समान हो गया है। चौथा प्रश्न, गोपियों की आंखें किसके लिए व्याकुल हैं? उत्तर, गोपियों की आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। पांचवा प्रश्न, गोपियां उद्धव से क्या निवेदन कर रही हैं? उत्तर, गोपियां उद्धव से निवेदन कर रही हैं कि आप एक बार श्री कृष्ण से कहिएगा कि वे आकर अपने उस मुख का दर्शन करा जाएं जिससे वे पत्तों के दोने में दूध दूहकर पिया करते थे। प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो 5 प्रश्न 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख। खंड क में लेखक परिचय और खंड ख में कवि परिचय है। तो दिए गए लेखकों में से किसी एक पर आपको लिखना है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार पूर्ण सिंह। 5 अंक का यह प्रश्न है, कोई एक चुन लीजिए और लिखने का सही तरीका है, आप प्रश्नोत्तर संख्या 5 क डाल दें। फिर जिसे चुनना है, मान लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पे आप लिखना चाह रहे हैं, तो इन पर कम से कम 2-4 पॉइंट, जैसे आप यहाँ बाएं तरफ देख रहे हैं, जन्म, जन्मस्थान, पिता, माता, भाषा, लेखन विधा, शैली, मृत्यु, इसमें कम से कम 5 चीजें ले लें और इन्हें दिखा दें, तब हेडिंग डालें साहित्यिक परिचय, फिर साहित्यिक परिचय लिख दें, इसकी मुख्य बातों को हाईलाइट कर लें। इसके बाद रचनाएं लिखें, रचनाओं में 2-4 का उल्लेख जरूर करिएगा। अगर आप इस तरह से कर दें, नाटक, निबंध संग्रह, यात्रा वृत्तांत, काव्य ग्रंथ, संपादन, तो ज़्यादा असर पड़ता है, अच्छे अंक मिलते हैं। इसी तरह से जो खंड ख है उसमें किसी एक कवि का आपको करना है। यहाँ आपके सामने 3 कवि हैं, कबीरदास, भूषण, बिहारीलाल, इस तरह से 3 ऑप्शन मिलते हैं, कोई एक चुन लीजिए और उनका विवरण आप दिखाइए। तो कबीरदास पे हम आपको दिखा रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 ख, कबीरदास। फिर यहाँ भी जन्म, जन्म स्थान, 4-5 चीज़ें ऐसे करके सामने दिखा दीजिए। इसके बाद साहित्यिक परिचय दीजिए और साहित्यिक परिचय के समापन के बाद रचनाएं लिखिए। रचनाएं लिखने के साथ ही उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 पर आइए। प्रश्न संख्या 6 कहानी से संबंधित है और कम से कम 2 कहानी आपको जरूर मिलेगी। जैसे बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाली अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। तो किसी एक कहानी का सारांश और किसी एक कहानी का उद्देश्य जरूर पूछा जाता है। गृह परीक्षाओं में कभी कभी 4 कहानियां दे दी जाती हैं, तो कोई एक तैयार है तब भी आप इस पर कर सकते हैं, ये कहानियां जरूर आती हैं। उत्तर हमने लिया है बलिदान कहानी का उद्देश्य आपको दिखाने के लिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 हेडिंग डालें बलिदान कहानी का उद्देश्य। इसके बाद इसको लिखते चले जाएं, जैसे आपने तैयार किया है, तो हम समय आपसे नहीं लेंगे, तो इसको लिखते हुए चले जाइए। पूरा हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 7 पे चलिए। सूतपुत्र नाटक के द्वितीय अंक का सारांश लिखिए। 7वां प्रश्न जो है नाटक से संबंधित है और यहाँ पर एक का सारांश पूछा जाता है और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जाता है, 2 ही चीजें पूछी जाती हैं। तो यहाँ हमने आपको सारांश दिखाया, जैसे द्वितीय अंक पूछा है तो आपको हेडिंग भी ऐसे डालनी है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 सूतपुत्र नाटक के द्वितीय अंक का सारांश। फिर आप शुरुआत करिए कि किसने इस नाटक को लिखा, किसके बारे में है, इसमें कितने अंक हैं, फिर द्वितीय अंक का सारांश निम्नवत है। ऐसा करते हुए आप लिखते चले जाइए। ये लिखने का तरीका आपने इसे तैयार किया ही होगा। तो ये 7 प्रश्न रहे 50 अंक के खंड क के। अब आइए खंड ख पर चलें। तो खंड ख में जो पहला और पूरे प्रश्न पत्र का 8वां प्रश्न है, ये 2 खंडों में है, खंड क और खंड ख। खंड क में संस्कृत खंड से गद्यांश रहेंगे और ख में श्लोक रहेंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं व्याघ्र उवाच शृण्वे पांथ प्रागेव, इसको देखकर ही आप समझ गए होंगे कि किस पाठ का है। हम यही आपको दिखाएंगे भी नीचे। और नीचे इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणा मुगल शासक, तो इसको देखकर आप प्रयाग समझ गए होंगे। समय न लीजिए, सीधे आ जाइए। तो आपको उत्तर इस तरह से दिखाना है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 क संकेत व्याघ्र डॉट डॉट विश्वास भूमि, जो आप चुने, चाहे अथवा को ऊपर लें चाहे नीचे लें। फिर संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत लोभा पापस्य कारणम पाठ से लिया गया है या अवतरित है, दोनों लिख सकते हैं। फिर आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, जैसे इस तरह से हेडिंग डालेंगे। फिर लिखेंगे बाघ बोला सुन रे पथिक, पहले युवावस्था में मैं बड़ा दुराचारी था, अनेक गायों और मनुष्यों को मारने से
मेरे पुत्र और पत्नी मर गए और मैं वंशहीन हो गया। तब किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, आप कुछ दान धर्म आदि कीजिए। उस उपदेश से प्रभावित होकर नहाने वाला, दान देने वाला, वृद्ध, मेरे दांत और नाखून गिर गए हैं, तो भला विश्वास करने योग्य मैं क्यों नहीं हूं। ध्यान दीजिएगा, अनुवाद करते समय कुछ चीजें आप जोड़ सकते हैं, चूंकि आप अर्थ नहीं बल्कि अनुवाद कर रहे हैं। इसका जब खंड ख आप जाएंगे तो श्लोक मिलेंगे दो, कोई एक चुनना है, जैसे नैनम छिदंत शस्त्राणी, यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, और यहाँ वृत्तम यत्नेन संरक्षित देख रहे हैं। एक सदाचार उपदेशक का है, एक गीतामृतम का, यही दोनों आते हैं पाठ, इनमें से कोई न कोई एक पूछा ही जाता है। तो उत्तर लिखने का तरीका, संकेत नयनम से डॉट डॉट मारुत हमने पहला लिया है। संदर्भ इस तरह से दिखाएं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत गीतामृतम पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में अवतरित ही लिखिएगा, और गद्यांश में आप लिया गया है लिख सकते हैं, या दोनों ही जगह अवतरित लिखने कोई दिक्कत नहीं है। फिर हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद, तब लिखेंगे, न तो इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न इसको आग जला सकती है, न इसको जल गला सकता है, और न ही वायु इसे सुखा सकती है। अर्थात किसी भौतिक पदार्थ द्वारा आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। अब आइए 9वें प्रश्न पर चलें। इसमें दिए गए मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक को आपको चुनना है, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग करना है। जैसे हम पहला ले रहे हैं 9 2 11 होना, कैसे लिखेंगे? तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 क मुहावरा 9 2 11 होना, अर्थ भाग जाना, वाक्य प्रयोग पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। इस तरह से करके आप लिखेंगे। अब आइए 10वें पे चलें। जो 10वां प्रश्न है एक खंडों में बटा है, और याद रखिएगा कि 2.5 घंटे के प्रश्न पत्र में इसमें कुछ खंड कम कर दिए जाते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड जो इतना पेपर होता है वो आपको दिया जा रहा है, समय के अनुसार विद्यालय में कुछ खंड कम कर दिए जाएंगे, लेकिन प्रश्न उतने ही होते हैं, 14 ही होंगे। उनके जो खंड होते हैं क ख ग घ ङ 5 5 4 4 3 3, वहाँ 1 2 कम किए जा सकते हैं। यहाँ आपको विद्यालय में संधि विच्छेद चुनना है कि कौन सा सही है, तो इसके सही विकल्प को आपको उतारना रहेगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो सही है विद्याधन आलय, यद्यपि, यदि धन अपि, और फिर कमलोदय, कमल धन उदय। लिखने का तरीका, प्रश्नोत्तर संख्या 10 का फिर 1 2 3 इनके जो विकल्प हैं वो आप लिख दीजिए। 3 आएंगे या 2 आएंगे या 1 आएगा, लेकिन अंक 3 होंगे। चूंकि 3 अंक का प्रश्न है तो चाहे 1 पूछा जाए, चाहे 2, चाहे 3 अंक इसको निर्धारित है मिलेंगे। अब आइए खंड ख पर चलिए। तो ख में दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन से सही विकल्प को चुनने के लिए आपसे कहा जाएगा। जैसे यहाँ आत्मानम शब्द में विभक्ति और वचन है, तो यहाँ सही उत्तर है द्वितीय विभक्ति एक वचन। नामने शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसका सही उत्तर है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो 2 अंकों का प्रश्न है, अगर 1 आएगा तो 2 अंक का रहेगा, 2 आएंगे तो 1 1 अंक रहेंगे, लेकिन एक ही तरीका आपका रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 10 ख पहला, दूसरा और सही विकल्प आप सामने दिखा देंगे। अब आइए प्रश्न संख्या 11 में चलिए। यह भी खंडों में विभाजित है। खंड क में शब्द युग्म आएंगे, उनके सही उत्तर को चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे अनल अनिल, तो अनल माने आग और अनिल माने हवा, तो यहाँ स सही हो जाएगा। जलद जलधि, तो जलद माने बादल और जलधि माने समुद्र, तो यहाँ पर ब सही हो जाएगा। और लिखने का ही तरीका आपका रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का 1 2 स आग और हवा, 2 बादल और समुद्र। अब 11वें का जो खंड ख है, इसमें अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। किसी एक शब्द को चुनना है और उसके कम से कम आपको 2 अर्थ लिखने हैं। तो यहाँ 2 पूछा गया है तो 2 लिखना है, क्योंकि 1 1 अंक का 1 है, 2 लिखेंगे 2 अंक के। तो कोई एक चुन लीजिए। जैसे द्विज चुनेंगे तो आपको द्विज से संबंधित लिखना होगा। द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने पक्षी। हार, हार माने पराजय, हार माने गले का आभूषण। अर्क, अर्क माने सूर्य, अर्क माने रस भी होता है। तो यहाँ लिखने का तरीका इस तरह से होगा।
प्रश्नोत्तर संख्या 11 ख, अनेकार्थी शब्द हेडिंग डालिए। दूसरी तरफ अर्थ द्विज हमने लिया है, तो यहाँ पहला ब्राह्मण, दूसरा पक्षी। ये लिखने का तरीका है, कोई भी आप एक चुन सकते हैं। जो खंड ग है, यहाँ वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको चुनना है और यहाँ भी सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, प्रश्न ही लिखना है। जैसे जो ईश्वर में आस्था रखता हो, उसके लिए शब्द होगा आस्तिक। जिसके आने की कोई तिथि न हो, तो इसका होगा अतिथि। तो लिखने का तरीका आपका यही रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 11 ग, पहला आस्तिक, दूसरा अतिथि, विकल्प सहित इसे लिख दें। अब घ पर आइए। खंड घ में ये 4 आपको दिए गए हैं वाक्य जो अशुद्ध हैं। इनमें से किन्हीं 2 को आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे एक व्याकरण की किताब लाना, तो एक व्याकरण किताब होती नहीं, व्याकरण की एक किताब लाना होगा। नगर में अनेकों वस्त्र, तो अनेकों नहीं बल्कि अनेक, बाकी वो वही रहेगा वाक्य। कई रेलवे कर्मचारी, तो क्रम गलत है, रेलवे के कई कर्मचारी पकड़े गए। संतोष का फल मीठा होता है, यहाँ संतोष में स गलत है, ये स हो जाएगा आपका, और शेष वाक्य सही है। तो लिखने का आपका तरीका इस तरह से रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 11 घ, वाक्य शुद्ध रूप, व्याकरण की किताब लाना, नगर में अनेक वस्त्र विक्रेता है। इस तरह से आप लिखेंगे। 12वें प्रश्न में 3 खंड है, क ख ग। क में रस है, जैसे यहाँ वीर अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, पूछा गया है। हो सकता है विद्यालयों में से कम किया जाए और आपसे या तो परिभाषा या तो उदाहरण 2 में से एक लिखने के लिए कहा जाए, तो जितना कहा जाएगा उतना ही आप लिखिएगा, इससे आपका समय बच जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 12 क, वीर रस आपने हेडिंग डाला, परिभाषा, परिभाषा या लक्षण एक ही चीज होता है। पहले आपने परिभाषा लिख दिया, कैसे लिखना है ये पूरा यहाँ उतार दिया। इसके बाद उदाहरण सामने है, अगर दोनों में से एक पूछता है तो एक ही लिखेगा। इसी तरह से खंड ख में अलंकार है, जैसे अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो कोई एक चुन लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 12 ख, अनुप्रास अलंकार, पहले परिभाषा लिखिए फिर उदाहरण लिखिए, दोनों में से कोई एक पूछा गया है तो एक ही लिखिए। खंड ग, दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण से लिखिए। लक्षण माने परिभाषा, परिभाषा माने लक्षण, एक ही बात है, भ्रमित यहाँ नहीं होना है आपको। तो प्रश्नोत्तर संख्या 12 ग, दोहा छंद, लक्षण यानी परिभाषा, फिर उदाहरण, कोई भी एक दोहा यहाँ लिख दीजिए। फिर प्रश्न संख्या 13 पर आइए। प्रश्न संख्या 13 में पत्र लेखन है, जैसे अपने गांव या मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, अथवा अपने जिले के राजकीय इंटर कॉलेज में लेपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। 3 ही हैं, एक तीसरा आपका बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए है। तो प्रायः जो छमाही में आता है, उसके बाद जो छूटा है वो निश्चित एक आएगा, उन्हीं में से एक रिपीट होगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 डालकर जो लिखना है आप उसको चुनिए और उसको लिखते चले जाइए। ये सब आपने तैयार किया है तो यहाँ आपसे समय नहीं लेंगे, इसको लिखते हुए चले जाइए। समापन जहाँ करिएगा उसके नीचे दिनांक डालिएगा और सामने की ओर भवदीय लिखकर क ख ग लिखिएगा, अपने जिले का नाम लिखिएगा, आपको अपना नाम नहीं लिखना है। फिर 14वां और अंतिम प्रश्न, ये निबंध से संबंधित है। कम से कम 4 आपको जरूर ऑप्शन मिलेंगे, जैसे विज्ञान वरदान ऐप साहब, आस्था का संगम, भव्य दिव्य एवं डिजिटल महाकुंभ 2025, जनसंख्या की समस्या कारण व निदान, पर्यावरण प्रदूषण कारण व निवारण के उपाय। ये सब ऐसे हैं जिनमें से कोई न कोई आपको परीक्षा में मिल ही जाता है। तो लिखने का तरीका वही रहेगा कि अब आप प्रश्नोत्तर संख्या 14 करें, विज्ञान वरदान ऐप से आप हेडिंग डाल दें, फिर रूपरेखा बनाएं, जो हेडिंग आप भीतर देना चाहते हैं उसे रूपरेखा बना के बाहर दे दें। अब बाहर देने के बाद में इसी को विस्तारित करते चले जाएं हेडिंग डालते हुए। ये आपको सामने दिख रहा है, आपसे समय नहीं लेंगे क्योंकि आपने इसको तैयार कर लिया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से समझ लिया है और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।